मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव तै जो प्रगट निज भाव, सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। कर्म बंध का निदान, ये प्रकरण हमारा दूसरे अध्याय के माध्यम से चल रहा है। कल अपन ने जो गत कक्षाओं में चर्चित विषय था उसी के ऊपर कुछ नवीन बिंदुओं के माध्यम से पुनः चर्चा करने की कोशिश की थी। आज हमें नए प्रकरण की तरफ बढ़ना है। हेडिंग ध्यान रखना, कर्म बंधन का निदान ही चल रहा है। उसमें फिर अलग अलग सब टॉपिक चल रहे हैं। सबसे पहले तो कर्म के अनादिपने की सिद्धि की, कैसे आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, इन 4 हेतुओं के माध्यम से ये बताया गया कि हाँ कर्म अनादि है। ठीक है, फिर अब दूसरा प्रकरण चलेगा, जीव और कर्मों की भिन्नता। अब देखो कर्म और जीव का संबंध अनादि है, परंतु कर्म जीव से भिन्न है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कर्म और जीव का संबंध तो अनादि से है, परंतु वे भिन्न भिन्न है। इसके लिए ऊपर एक तर्क दिया गया था। क्या तर्क दिया गया था? कोई बताएगा क्या तर्क दिया था? कि जब भिन्न थे तो भिन्न होंगे, पहले भी भिन्न थे, वो वाला? नहीं, वो नहीं। देखिए, हाँ, वहां पर एक सामान्य सा तर्क दिया था, अनादि से जब कई सारी वस्तुएं मिली हुई है तो कई सारी वस्तुएं भिन्न भी है। ये थोड़ा सा एक कॉमन तर्क था। वहां पर तो हालांकि अलग बात सिद्ध की गई थी कि वहां पर तो जीव और कर्म का अनादिपना सिद्ध करना था। अब भले ही वे मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अलग अलग है या नहीं है? बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। शायद अपनी 1-2 दिन पहले चर्चा भी हुई थी। परमानंद सूत्र के अंतिम 2 श्लोक, इस प्रकरण में फिर से उनका जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि अब प्रकरण ही वैसा चलने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा थीम दे दूंगा आज की, फिर अपन पढ़ना तो चालू कर ही देंगे बाद में। 2 श्लोकों को मैं यहाँ से बताता हूँ, आप उसका आस्वाद लेना और अर्थ मुझे बताते जाना। वैसे अर्थ आपको पता ही है। पाषाणेषु यथा हेम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, देह मध्ये यथा शिव। दूसरा, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, शक्ति रूपेण तिष्ठति, अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा फास्ट लगाओ, मैं भी एक एक पद आपको सुनाता हूँ। पाषाणेषु यथा हेम, बताइए क्या अर्थ है इसका? पाषाण में सोना, बराबर। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध के मध्य घी, बराबर। तिल मध्ये यथा तैलम, तिल के मध्य तेल, बराबर। देह मध्ये यथा शिव, और शरीर के मध्य शिव, बराबर। अब अगला, काष्ठ मध्ये यथा वह्नि, काष्ठ के मध्य अग्नि, बराबर। शक्ति रूपेण तिष्ठति, शक्ति रूप से स्थित है, बराबर। अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित, बराबर। इस प्रकार अब देखिए,
अयम आत्मा शरीरेषु, इस प्रकार इस शरीर में जो आत्मा को जानता है, मतलब जिस प्रकार तुमने सोना और चित्त कालिमा को एक होते हुए भी भिन्न भिन्न देखा, तिल और तैल को एक होते हुए भी भिन्न भिन्न देखा, उसी प्रकार इस शरीर में रहते हुए भी जो आत्मा को इस प्रकार से देखता है वह पंडित कहलाता है। ठीक है, एक प्रश्न है मेरा। हाँ, फिर से अभी का प्रकरण से जुड़ा हुआ है। तिल और तेल मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए हैं? एक है या नहीं है? एक ही दिखते हैं। दिखते हैं? बट भिन्न है। दिखते हैं कैसे? आपको तेल अलग से दिखता है क्या? जब उसको आप ऐसे तेल को देखते हैं तो दिखाई देता है ना तेल उसमें। अरे सिर्फ तिल ही देख के आपको तेल दिखाई देता है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। एक्सपर्ट होते हैं उन लोगों को तो दिखती है। अरे जनरल बात कर रहा हूँ मैं, एक्सपर्ट वगैरह की छोड़िए। अभी आप तीली हाथ में लेते हैं, आपको तीली के साथ साथ तेल भी दिखाई दे रहा है क्या? मतलब तेल ऐसा बहता हुआ दिखाई दे रहा है क्या तेल? वैसे तो दिखेगा नहीं। बराबर, परंतु एक में है या नहीं है? तिल में तेल है या नहीं है? है, बराबर, तिल में तेल है। अब अपन क्या कहते हैं? तिल में तेल है, मतलब किसी न किसी प्रकार से कहते हैं तिल और तेल मिले हुए हैं, बराबर। अब मिले हुए कैसे कहे? मिले हुए हम कैसे कहे भैया? जो पहले हम कल की कक्षा में तर्क देकर के आए थे क्या, कि बाद में अलग होंगे, इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि उनका संयोग हुआ है, उनका संबंध है। उसी प्रकार तिल और तेल, इनका भी संबंध जानना। ठीक है, हाँ, बाद में अलग अलग होंगे। अब और एक बात, अब प्रकरण क्या चलने वाला है? जीव और कर्मों की भिन्नता। यहाँ पर भिन्नता बताई जाएगी। वहां पर अनादि निधनपना सिद्ध किया, यहाँ पर भिन्नता सिद्ध कर रहे हैं। अब देखो, भिन्नता सिद्ध कर रहे हैं। तिल और तेल अलग अलग है, क्यों? थोड़ा सा मैं आपको चरणानियों की अपेक्षा से सिद्ध करके दिखाता हूँ। तिल और तेल, मूंगफली और तेल, देखना जरा। मूंगफली और दुग्ध पदार्थों को साथ में सेवन किया जाए तो क्या होता है? मूंगफली और द्विदल का दोष है। बराबर, द्विदल का दोष आएगा। तीली और दुग्ध पदार्थों का सेवन करें तो क्या किसका? तिल द्विदल तो है ही। द्विदल है, बराबर। अब ये एक हिस्सा हो गया। अब दूसरे हिस्से की तरफ चलिए। आपने उस तीली का, उस मूंगफली का तेल निकाला और उस तेल में आपने पूरियां तल दी। ठीक है, मूंगफली का, तीली का तेल था, उसमें आपने पूरियां तल दी और बढ़िया रबड़ी के साथ खा रहे हैं। ठीक है, अब बताइए द्विदल होगा या नहीं होगा? अब नहीं होगा। अब ये मत समझना पूरिया में मिर्च मसाला डाला था क्या। अरे सादी रोटी जैसे बना, रोटी का जो आटा होता है सादी रोटी का, उसको ही हमने तेल में पूरी बनाते हैं ना, छोले भटूरे वाले, सादी पूरी, तो पूरी तल दी तो वो दूध रबड़ी के साथ खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि तिल और तेल ये अलग अलग है। कितने जन समझ रहे हैं? तर्क आपको सही लग रहा है क्या? तिल देखिए, अगर एक ही होते तो क्या आपत्ति होती? अपने वर्तमान के उदाहरण से मुझे घटित करके दिखाइए। तिल और तेल अगर एक में के ही होते, भिन्न भिन्न ना होते, तो क्या आपको कहना होता? आप क्या कहते? आपको ये कहना पड़ता कि तिल और दूध का सेवन भी फिर योग्य है या अयोग्य है, कुछ तो एक कहना पड़ेगा। अगर आप तीली को सामने रखते हैं तो आपको
योग्य कहना अयोग्य कहना पड़ेगा, और तेल को सामने रखते हैं तो योग्य कहना पड़ेगा, जबकि बात है नहीं, दोनों वस्तु अलग अलग है और दोनों का सेवन अलग प्रकार से किया जा रहा है दूध के साथ में, और एक भक्ष्य हो रहा है, एक अभक्ष्य हो रहा है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल, जीव और कर्म ये भिन्न भिन्न है। अगर इसको एक रूप से मान करके सेवन करेंगे तो अभक्ष्य होगा। अभक्ष्य मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो अशुद्धता ही होगी, वो अशुद्धता ही होगी। जबकि दूध ही कह रहा हूं मैं, जीव और कर्म इनको भिन्न भिन्न जाना, भिन्न भिन्न माना, तो हाँ जी, कहाँ थे अपन? हाँ, जीव और पुद्गल को, जीव और कर्मों को एक मानेंगे तो फिर मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जबकि उनको भिन्न भिन्न मानेंगे, भिन्न भिन्न जानेंगे तो अपना मोक्ष मार्ग बिल्कुल से प्रशस्त होगा, हमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। मतलब जहां हम जाना चाहते हैं, जो गंतव्य प्राप्त करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, वहां पर बस हम वहां पर पहुंच जाएंगे। मैं आपको कुछ 3 वाक्य बताऊंगा, ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ 3 वाक्य बताऊंगा, ठीक है? आइए पहले अपन पैराग्राफ पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 23, जीव और कर्मों की भिन्नता, ये नया हेडिंग चल रहा है अपना, ठीक है? वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है, संकोच विस्तार शक्ति सहित असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है। देखो यहाँ पर इन्होंने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव लगभग सबकी चर्चा कर दी है, ठीक है? कैसे, इसका भी मैं आपको एक छोटा चार्ट बनाऊंगा। पहले अपन पढ़ते हैं। तथा कर्म है, अब एक एक का उल्टा करते जाना। ऊपर क्या लिखा था? चेतना गुण का धारक है। नीचे क्या लिखेंगे? चेतना गुण रहित जड़ है। ऊपर लिखा था अमूर्तिक है, यहाँ पर लिखा है मूर्तिक है। हाँ, ऊपर लिखा था असंख्यात प्रदेशी, यहाँ पर लिखे अनंत पुद्गल परमाणु। ऊपर लिखा था एक द्रव्य, यहाँ पर नीचे लिख रहे पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या मैंने आपको कैसे कंपेयर करके दिखाया है? ऊपर जीव के जो जो गुण बताए हैं उसका बस अपोजिट करते जाना, आपको कर्मों के गुण मिल जाएंगे, ठीक है? तथा वो हो गया, इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। अब उदाहरण में अब पहले बोलता हूं। आप जब भी कोई सोने की वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, टिपिकली कौन से फॉर्म में खरीदते हैं? कितनी प्योरिटी होती है उसकी? सोने के गहने खरीदते हैं तब यूजुअली कितने प्योरिटी का सोना होता है वो? 18 कैरेट। और नीचे हो तो 22 कैरेट में भी खरीदते हैं, 22 कैरेट में भी खरीदते हैं, 18 कैरेट में भी खरीदते हैं, बराबर? वो वेरिएशन चलते रहता है। 24 कैरेट में नहीं खरीदता है कोई, ठीक है? क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड का कभी कोई ऑर्नामेंट नहीं बन सकता। अब जो ऑर्नामेंट बनाना है वो मैलिबिलिटी, वो डक्टिलिटी, और वो उसी शेप में बना रहे, इसके लिए हाई टेम्परेचर को भी सस्टेन कर पाए, इसके लिए क्या किया जाता है? उसको एक प्रकार से एलॉय बना दिया जाता है। मान के चलिए 100% है, ठीक है? 100% में से 91.6%, बराबर 91.6%, 22 कैरेट की बात करूं तो 91.6% आपका गोल्ड होगा। बचा हुआ जितना भी 8.4% है, उसमें थोड़ी चांदी होगी, उसमें थोड़ा निकेल होगा, उसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको जिंक भी मिले, हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉपर भी डाला हुआ मिले। ये और धातु मिलाए जाते हैं ताकि वो अपना फॉर्म मेंटेन कर सके, सस्टेन कर सके, ठीक है? ऐसा होते हुए भी अब बताना मुझे, जो आपके हाथ में अंगूठी है, ब्रेसलेट है, और क्या कहते हैं, चूड़ियां है, चेन है, जो कुछ भी है,
उसमें सोना है, चांदी है, कॉपर है, थोड़ा जिंक है, ये सब धातु है। एक काम कीजिए, उसको आप मेल्ट करने रख दीजिए। मेल्ट करने रख दीजिए, सोना अलग होगा, चांदी अलग होगी, कॉपर अलग होगा, होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। क्यों? अरे क्योंकि ऐसा मिश्रण हो। अब मुझे बताइए, आपके हाथ में जो अंगूठी है उसको देखकर क्या आप कह सकते हैं क्या कि हाँ हाँ इस प्रदेश में चांदी है, इस प्रदेश में कॉपर है, ऐसा कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते हैं। ऐसा होते हुए भी कॉपर और सोना अलग अलग है या नहीं है? नहीं, क्या कहा? हाँ, दिखता नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या कहा? हाँ बराबर, तिल में तेल वाली बात हो रही है। यहाँ पर अलग उदाहरण थे, पंडित साहब ने यहाँ पर सोने चांदी का उदाहरण दिया, तो मैं वही उदाहरण आपको भी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो जीव और पुद्गल के बारे में भी ऐसा ही है। जिस प्रकार सोना, चांदी, कॉपर, जिंक आदि का मिश्रण होते हुए भी वो एक दिखाई देते हुए भी एक का प्रदेश दूसरे में नहीं गया है। सोना आज तक चांदी रूप नहीं हुआ है, चांदी आज तक कॉपर रूप नहीं हुआ है, कॉपर आज तक सोने रूप नहीं हुआ है। उसी प्रकार जीव और कर्म एक क्षेत्रावगाह में बंधे हुए हैं। एक क्षेत्रावगाह का कैसे? जहां जहां आपको आत्म प्रदेश दिखेंगे वहां वहां आपको कार्बन शरीर भी दिखे, उतने ही प्रदेश में, उससे थोड़ा ज्यादा नहीं, उससे थोड़ा कम नहीं। फिर से जितने प्रदेशों में आत्मा व्याप्त है, जिन असंख्यात प्रदेशों में आत्मा व्याप्त है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में, उतने ही असंख्यात प्रदेशों में कार्बन शरीर अर्थात आपका कर्म भी व्याप्त है। ऐसा होते हुए और एक में एक है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। ऐसा होते हुए भी कर्म अपनी अलग आइडेंटिटी मेंटेन करता है, जीव अपनी अलग आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में अलग अलग होते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है। ओके, जैसे सोने चांदी का एक स्कंद हो तथापि पीतादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। ठीक है, आई होप उदाहरण और सिद्धांत आपको दोनों भी समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बनवाता हूँ। पहला 3 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम का हेडिंग लिखेंगे चतुष्टय, दूसरे कॉलम का हेडिंग लिखेंगे जीव, तीसरे कॉलम का हेडिंग लिखेंगे कर्म। हो गया? अब चतुष्टय में 4 नाम लिख लीजिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। हालांकि यहाँ पर काल की बात नहीं की है, परंतु अपन चार्ट पूरा करने के लिए काल भी ले लेते हैं। नहीं, एक के नीचे जो आपका चतुष्टय का कॉलम है ना, उसमें पहले लिखिए द्रव्य, चाहे तो एक लाइन छोड़ करके लिखिए क्षेत्र, एक लाइन छोड़ करके लिखिए काल और एक लाइन छोड़ करके लिखिए भाव। ठीक है, अब जीव के पास, अच्छा मैं आपसे ही पूछता हूं, ऊपर अपन ने जो 3 लाइनें पढ़ी थी जहां पर मैंने आपको अंतर करके दिखाया था, वहां से आप मुझे छाट करके दिखाइए कि द्रव्य में क्या आ जाएगा, क्षेत्र में क्या आ जाएगा, काल में क्या आ जाएगा, भाव में क्या आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बताइए। अरे आपको सिर्फ चतुष्टय के आधार पर जीव और कर्म में अंतर करके दिखाना है, वो भी जो ऊपर की 4 पंक्तियां ना उसके आधार से बताना है। जीव में तो द्रव्य में आएगा देखने जानने वाला चेतना का धारक है।
नहीं नहीं, देखना जानना चेतन का धारक है। भाव में आ जाएगा, भाव। हाँ, अमूर्तिक द्रव्य में आ जाएगा, अमूर्तिक। क्षेत्र में आएगा असंख्यात प्रदेश। बराबर। काल में क्या लिखेंगे? अनादि निधन। अनादि निधन आएगा। बराबर। भाव में आएगा चेतना। हाँ, क्यों भाव? क्यों भाव में क्यों लेना? वो उसका गुण है। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। वो गुण होने के कारण गुणों को अपन ने भाव में गर्भित किया है। बराबर। तो आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं, देखने जाने रूप चेतना गुण का धारक और संकोच विस्तार शक्ति सहित। 2 पॉइंट लिखेंगे आप। देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक, एक संकोच विस्तार शक्ति सहित। ठीक है। हाँ, एक कहां पर लेंगे? जो एक द्रव्य लिखा है ना, वो कहां पर लेंगे? वो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य। करेक्ट करेक्ट, जो ऊपर लिखा था ना अपन ने, उसमें लेंगे एक। बेहतर वहीं पर रहेगा। आप अमूर्तिक को भी चाहे तो थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि तो एक प्रकार से गौण हो जाता है, वो भी एक गुण ही हो जाता है, वो भी गुण ही हो जाता है। आप एक अगर द्रव्य के खाते में लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसा कीजिए, वैसा कीजिए आप। द्रव्य के आगे जीव के कॉलम में एक लिखिए। क्यों? संख्या एक है। अब अपने जीव की बात करिए तो संख्या एक ही है। ठीक है। अब वैसे ही मुझे कर्मों के लिए बताइए जरा। देखिए, मैंने आपको बस हिंट दी है, आप अपने आप से कर रहे हैं। द्रव्य में तो आ जाएगा उद्गल। हाँ बराबर, उद्गल और संख्या, मतलब जैसे अपन ने एक लिखा था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अनंत उद्गल परमाणु। करेक्ट, अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड, अनंत उद्गल परमाणु, ऐसा लिखिए। क्षेत्र, क्षेत्र क्या लिखेंगे? संख्यात प्रदेश। एक मिनट, जीव के लिए क्या लिखा था पहले वो बताइए। असंख्यात प्रदेश। बराबर, जीव के लिए असंख्यात प्रदेश लिखा था। अब पुद्गल या कर्म के लिए क्या लिखेंगे? सोचिए, विचार कीजिए और फिर बताइए, हड़बड़ी में मत जवाब दीजिए और निडर रूप से उत्तर दीजिए। गलत तो गलत, सही तो सही, ऐसा कुछ नहीं। परमाणु एक भी होएगा और उद्गल अनंत और असंख्यात भी हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। अच्छा चलिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप वैसे चूज कीजिए। ठीक है। कितने जनों का कहना है संख्यात होगा? संख्यात तो कोई एक्सेप्ट करेगा भी नहीं। असंख्यात कितने जनों का कहना है और अनंत कितने जनों का कहना है? अनंत ही होएगा। डॉक्टर साहब, आपका क्या कहना है? असंख्यात? कर्म तो अनंत ही होना चाहिए। क्षेत्र, क्षेत्र अपेक्षा बात कर रहे हैं। कितने प्रदेशी? प्रदेशी भी होगा, संख्यात, संख्यात परमाणु, मतलब ऑल वेरिएशन से। नहीं नहीं, मैं
सीधा सा ये पूछ रहा हूँ, कितने प्रदेशी कहा जाएगा? असंख्यात प्रदेशी, यही पर आकर के हम गलत हो जाते हैं। मैंने भी यही सोचा था, परंतु अपना जैन सिद्धांत प्रदेशिका का कंसेप्ट याद करना। वहां पर अपन ने देखा था कि एक पुद्गल परमाणु आकाश का एक प्रदेश घेरता है। अगर असंख्यात पुद्गल परमाणु होंगे तो असंख्यात प्रदेशी कहे जाएंगे, और अनंत पुद्गल परमाणु होंगे तो अनंत प्रदेशी कहे जाएंगे। भले ही एक्चुअल में वो क्षेत्र हो सकता है बस क्या कहे, असंख्यात प्रदेशी या संख्यात प्रदेश ही घेरते होंगे, परंतु उसमें अनंत परमाणु होने से उसके अनुसार अनंत प्रदेशी आपको कहना पड़ेगा। ठीक है। और ऊपर अपन ने देखा था द्रव्य के अंतर्गत कि अनंतानंत पुद्गल परमाणु है। अनंतानंत पुद्गल परमाणु कहा, शशि जी शायद आपने पहले सही कहा था, कुमकुम जी आपने भी पहले सही कहा था, ये परमाणु अनंतानंत है, इसलिए आपको क्षेत्र भी अनंतानंत लेना पड़ेगा। जितने परमाणु उतना प्रदेशी स्कंध। ये अपन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला लगाया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, जितने परमाणु उस स्कंध में उतना प्रदेशी वो स्कंध जानना। फिर ये मत देखना कि वो एक्चुअल में उसने आकाश का कितना क्षेत्र व्याप्त किया है, ये चेक नहीं करना होता है। ठीक है। एक प्रदेश में अनंत परमाणु भी रह सकते हैं, इसलिए वो अनंत प्रदेशी हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं ना? एक स्कंद, देखिए स्कंद में जितने परमाणु उतने प्रदेशी स्कंध। अगर 1000 परमाणु है तो 1000 प्रदेशी स्कंध। संख्यात परमाणु है, संख्यात प्रदेशी स्कंध। असंख्यात परमाणु, संख्या कह रहा हूं मैं, परमाणुओं की संख्या, कितना क्षेत्र व्याप्त है वो नहीं, कितने परमाणु है उसकी बात चल रही है। जरूरी नहीं है कि असंख्यात परमाणुओं ने एक साथ स्कंद रूप से असंख्यात प्रदेशी घेरने चाहिए। संख्यात प्रदेश भी, यहाँ बराबर, संख्यात प्रदेश भी वे घेर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जानना। इसमें तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे ना, तीनों ऑप्शन हो जाएंगे ना, परंतु परमाणु होंगे। सुनिए, परंतु ऊपर अपन पहले अनंतानंत कर्म है ये कह करके आए हैं। द्रव्य में अपन ने कहा था कि अनंत कर्म परमाणु है, इसलिए अपन यहाँ पर नीचे अनंत प्रदेशी लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, परंतु ठीक है। ओके। अब काल की तरफ आइए। काल में क्या लिखेंगे? जीव के लिए क्या लिखा है पहले वो बताइए। अनादि निधन लिखा है। कर्म के लिए क्या लिखेंगे फिर? अनादि शांत हो सकता है, जैसे कर्म खत्म हो जाएंगे सिद्ध अवस्था में तो। कहना है तो वैसे कह सकते हैं, परंतु क्षणिक इतना कह लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी कर्म का तो पूरा खात्मा तो होने ही वाला है। मतलब खात्मा होने वाला मतलब वो कर्म अपना फल दे करके समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो क्षणिक लिखिए। यहाँ पर 70 कोड़ा कोड़ी को भी क्षणिक कहा जा रहा है, क्यों? कभी ना कभी खत्म होने वाला है। ओके। और भाव में क्या लेंगे? क्या अनित्य नहीं लिखा जा सकता क्या अभी? लिख सकते हैं, परंतु अनित्य कहकर कहने का औचित्य क्या है? अनित्य कहकर के मतलब इनस्टेबल है ऐसा कहना होगा। क्षणिक है कहकर के, क्षणिक बोल रहे हैं ना? हाँ, क्षणिक और अनित्य एक प्रकार से एक अर्थवाची ही बनते हैं। अनित्य लिखिए, कोई बात नहीं है। अपेक्षा से
भाव की अपेक्षा क्या बनेगा? अनादि शांत भी खाली क्षणिक लिखना है ना? अनादि शांत मत लिखिए, अभी अनादि शांत मत लिखिए, आप क्षणिक ही लिखिए। भाव पक्ष में क्या लेंगे कर्म की कॉलम में? चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्ति है। करेक्ट, चेतना गुण रहित है, जड़ है और मूर्तिक है, ये आप लाइन लिख देंगे। ओके, हो गया। मतलब आपको याद वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत ही नहीं, आपके पास चार्ट आ गया, चार्ट को फटाफट देख लिया, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब मैंने आपको कहा था कि इतना पैराग्राफ होने के बाद मैं आपको 3 स्टेटमेंट बताऊंगा। वैसे प्रकरण क्या चल रहा है फिर से बताइए जरा। जीव और कर्मों की भिन्नता बताई जा रही है, अनादि से भले ही साथ में है परंतु भिन्न भिन्न है, और भिन्न भिन्न है। और परमाणु सूत्र में भी अपन ने देखा, इस प्रकार से जो शरीर में स्थित आत्मा को जानता है वो पंडित है। ठीक है, कैसा जानता है और कौन पंडित है कौन अपंडित है, इसकी बात मैं आपको 3 पंक्तियों में कहता हूं। 2 वस्तुओं को एक मानना संसार है, 2 वस्तु को 2 वस्तु अलग अलग मानना मोक्ष मार्ग है, और 2 वस्तुओं का वाकई में मतलब 2 मिली हुई वस्तुएं आपस में अलग अलग हो जाना मोक्ष है। ठीक है, हाँ, यस, टाइम हो गया। क्या मानना? अच्छा, वो मानना है कि जानना? 2 वस्तु को एक मानना? मानना मानना, मैंने स्पेसिफिकली मानना कहा है। मानेंगे तो आपके श्रद्धा में वो बात बैठ गई कि 2 वस्तुएं अलग अलग है। ओके, किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न? नहीं। अब एक काम करते हैं, अपन अगला प्रकरण चालू कर देते हैं। अगला प्रकरण भी थोड़ा आपको शांति से सुनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत दांवपेच है। ठीक है, आज इसकी थोड़ी सी चर्चा होगी, कल इसका फिर से विशेष खुलासा किया जाएगा, परंतु आज अभी थोड़ी भूमिका बना करके रखते हैं। ठीक है, आइए पृष्ठ क्रमांक 24। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है? देखो, सामने वाले का प्रश्न बड़ा जबरदस्त है। कहता है जीव कैसा है? अमूर्तिक है साहब। कर्म कैसा है? मूर्तिक है साहब। अमूर्तिक और मूर्तिक इन 2 वस्तुओं का आपस में संबंध संयोग कैसे, आपस में बंधन कैसे? बहुत बहुत जबरदस्त प्रश्न है। क्या कहता है फिर से ध्यान देना जरा। जीव अमूर्तिक है, कर्म मूर्तिक है। मूर्तिक और अमूर्तिक वस्तुओं का आपस में बंधन होना कैसे संभव है? यहाँ पर पंडित जी साहब एक बहुत ही काम चलाऊ तर्क देने वाले हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे तर्क हैं जिनागम में, अपन उसकी भी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, परंतु पहले यहाँ का पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि मूर्तिक का तो बंधन होना बने, अमूर्तिक मूर्तिक का बंधन कैसे बने? क्या कहा? मूर्तिक और मूर्तिक 2 वस्तुएं मूर्तिक है, वे आपस में बंध गई, कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक अमूर्तिक है और एक मूर्तिक है, ऐसे में उनका बंधन कैसे बनेगा? तो कहते हैं जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है, ऐसे स्थूल पुद्गल
उनका बंधन होना मानते हैं, उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। अब बहुत फिर से कह रहा हूँ, काम चलाओ तर्क दिया है यहाँ पर। तर्क क्या दे रहे हैं? तर्क इन्होंने दोनों भी उद्गल में ही घटित करके दिखाए। कहते हैं जिस प्रकार कोई एक स्कंद है जो आपको आंखों से दिखाई देता है, अपन इंद्रिय गम्य कह करके यहाँ पर सिर्फ पहले आंखों की बात करते हैं, वैसे कर्णेंद्रिय की भी बात विषय हो जाएगा, रसनेंद्रिय आदि 5 इंद्रिय के विषय हो जाएंगे, परंतु पहले अपन चक्षुरेंद्रिय के माध्यम से बात करते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ता है। कोई आपको वस्तु दिखाई दे रही है, ठीक है। अब कोई एक स्कंद है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा भी कोई स्कंद होता है क्या? बताइए। प्रकाश है और हवा है, ये तो दिखाई नहीं देते। मैं स्कंद की बात कर रहा हूँ, स्कंद की बात कर रहा हूँ। प्रश्न पहला मेरा इतना ही है, स्कंद है वो दिखाई देना जरूरी है या नहीं भी दिखाई दे सकता है? नहीं भी दिखाई दे सकता। बराबर, नहीं भी दिख, तो ऐसे भी कोई स्कंद होंगे जो दिखाई नहीं देते, जो अभी अपन ने समझा, और ऐसे कोई स्कंद है जो अपन को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न है इन दोनों का आपस में बॉन्डिंग हो सकता है नहीं हो सकता है? जो दृश्य है हो सकता है, बराबर, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, दोनों का भी आपस में बंधन हो सकता है। एक इंद्रिय गम्य है, एक इंद्रिय गम्य नहीं है। क्या कहा? वो मुद्गल में ही है ना दोनों, इनमें तो स्कंद में तो हो जाने में कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ बराबर, वही कह रहा हूँ मैं, पंडित के साथ में। इश्यू नहीं है ना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ मुद्गल तो कोई इश्यू ही नहीं है ना, यहाँ तो मूर्ति का मूर्ति की बात है। हाँ बराबर बराबर, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा काम चलाओ तर्क दिया है। यहाँ पर इंद्रिय गम्य और इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे दो भेद किए, ठीक है। जो इंद्रिय गम्य नहीं है और इंद्रिय गम्य, इन दोनों स्कंदों का भी आपस में बंधन पाया जाता है। तो उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है और ऐसा अमूर्तिक आत्मा, और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म है। इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म मतलब समझना, ऊपर इंद्रिय गम्य लिखा था, यहाँ पर इंद्रिय गम्य होने योग्य ऐसा लिखा है। होने योग्य मतलब अरे मूर्तिक कर्म है, कर्म मूर्तिक है, ठीक है। वो फल में आए, फल देगा अपना, उदय आकर के उसको खिर जाएगा। जब खिर जाएगा तो कर्म अकर्म रूप हो जाएंगे, और अकर्म रूप हो गए तो एक कार्बन परमाणु मान करके चलिए आहार वर्गणा के रूप में परिवर्तित हुए, तो आपको देखने मिल सकते हैं। इंद्रिय गम्य हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। इसको कहते हैं इंद्रिय गम्य होने योग्य जो मूर्तिक कर्म है, इनका भी बंधन होना मानना, ठीक है। तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनके बना रहे, इतना ही यहाँ बंधन जानना। तो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध है नहीं, ठीक है। इस पर हाँ, इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों के जाने। ये तो हमने एक जीव के बारे में तुमको सिद्ध करके दिखाया, ऐसे तुम सभी जीवों का लगा लेना, ठीक है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। आज बस एक भूमिका बनाई है कि किस प्रकार से मूर्तिक और अमूर्तिक का भी आपस में संयोग, आपस में बंधन कहा जाता है, ठीक है। हाँ, लगभग अपना समय भी हो गया है, 9 बज भी गए हैं। अपन रुकते हैं, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। चलिए रुकते हैं, जनवरी छुट्टी।